हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो कल हम लोग यूरोपीय के आगमन देखे थे, उसमें हम लोग दो टॉपिक देख चुके थे, दो पुर्तगाल और डच को देख चुके थे। आज अंग्रेज को देखेंगे हम लोग और फ्रांस को देखने की कोशिश करेंगे आगे। तो आज अंग्रेज पढ़ते हैं, हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा देश यूरोप से भारत में व्यापार करने आ रहा था। तो उसी दौर में अंग्रेज भी सोचा क्यों ना हमको भी व्यापार करने चला जाए भारत के साथ। बहुत ज़्यादा फायदेमंद व्यापार था भारत से। तो से एक व्यक्ति रहता है जॉन मिल्टन हॉल, 1599 ईस्वी में। ये स्थल मार्ग से ही आ जाता है। आपको मैं कल बताया था कि पिछले क्लास में कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अरबों का आक्रमण हो जाता है और उस समय वहाँ पे इन लोग को आने से मना कर दिया जाता है कि तुमको इधर से व्यापार नहीं करना है। तो सब लोग बहुत सारा रास्ता जो है अफ्रीका होते हुए भारत आ रहे थे और भारत आ रहे थे। लेकिन एक क्या करता है कि ये सोचता है तो मैं अकेला व्यक्ति हूं, तो ये स्थल मार्ग से ही भारत पहुंच जाता है 1599 ईस्वी में। और उसके बाद में जब 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन भारत स्थल मार्ग से पहुंच जाता है सर्वप्रथम, तो उसके बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज का बन जाता है। और अंग्रेज अपना एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था दोस्त, एक प्राइवेट कंपनी रहता है। अंग्रेज प्राइवेट कंपनी वहाँ इंग्लैंड में बनता है और ये प्राइवेट कंपनी वहाँ का जो रानी थी एलिजाबेथ, उस समय जो शासन कर रही थी इंग्लैंड में, उससे परमिशन मांग लेता है। बोलता है कि मुझे व्यापार करना है, मैं कंपनी बनाया हूँ, और वहाँ का सरकार भी सपोर्ट कर देता है। और वो कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो चार्टर में क्या रहता है कि वो जो केप ऑफ गुड होप कल बताए थे हम लोग, जो यहाँ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप था, और इससे पूरब में जितना भी देश होगा, केप ऑफ गुड होप के पूरब में जितना भी देश था, उस सभी के साथ व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है 15 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में मिलता है। कब? जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ के द्वारा। लेकिन आगे देखिएगा कि यही 15 वर्ष ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था और ये अपना जो सरकार है वहाँ रानी है उसको समझा के कुछ पैसा दे के ये 15 वर्ष बढ़ाते आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका व्यापारिक एकाधिकार खत्म होता है कब? 1813 ईस्वी में। तो समझ रहे हैं ना, ये घूस वूस दे के जो भी है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था भारत का व्यापार, इतना इंपॉर्टेंट था कि वो वहां का रानी को, ब्रिटिश संसद को करप्शन भी कर दिया। मैंने घूस भी देना चाहता था, बोलता था कि हमको एकाधिकार रहने दो, हमको व्यापार करना है। कहा कि आपको पता है भारत का व्यापार बहुत फायदेमंद व्यापार था। और बाद में हम लोग जब देखेंगे 1813 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तोड़ा जाएगा। तो उसी तरह से देखिए कि 1603 ईस्वी में वहाँ एक क्रम में घटना देखते हैं हम लोग। 1603 ईस्वी में वहाँ जो राजकुमार था जेम्स प्रथम, ये रानी का बेटा उटा होगा और बेटा था ही राजकुमार जेम्स प्रथम। और ये भी आपको पता है कि रानी है, अब रानी वहाँ शासन कर रही है, तो उसका भी जो बेटा रहेगा राजकुमार, वो भी एक महत्वपूर्ण पद पर ही रहेगा उस प्रशासन में, जब प्रशासन संभालेगा। तो जेम्स प्रथम भी महत्वपूर्ण पद पर रहता है। तो जब कंपनी बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो वो भारत में आके व्यापार करना चाहता है, तो वो तो सरकार से ही पैरवी लगाएगा। मान लीजिए कि अभी करंट का एग्जाम्पल लीजिए भारत में, कि अगर कोई भारत का कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडिया है, अगर वो बाहर में व्यापार करना चाहता है, टाटा है, तो भारत सरकार जो रिश्ता बनाए हुए है दूसरे देश से, तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है वो कंपनी को व्यापार करने के लिए, निवेश करने के लिए दूसरे देश में। तो उसी तरह से वहां का सरकार भी दूत भेजता है कंपनी को व्यापार करवाने के लिए, कि कंपनी हमारा देश का कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आपके देश में व्यापार करेगा। तो वहां का जो राजकुमार जेम्स प्रथम है, दूत भेजता है कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति दूत बनकर राजकुमार भेजता है, जेम्स प्रथम भेजता है उसको। और कैप्टन हॉकिंस अपना जो फरमान लेकर आता है अकबर के दरबार में आता है। कहा कि 1603 ईस्वी का समय है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आप इसको देखने की कोशिश करिएगा कि पीछे में मुगल का शासन चल रहा है भारत में, और अकबर कब तक रहेगा? 1605 ईस्वी तक अकबर का ही शासन रहता है। तो ये अकबर के नाम से ही आता है फरमान लेके। लेकिन 1608 ईस्वी में ये भारत आता है। तो 1608 ईस्वी में तो भारत आता है कैप्टन हॉकिंस। तो उस समय यहाँ मुगल का शासक चेंज हो गया होता है, जहांगीर उसमें गद्दी पर रहता है, मुगल सम्राट बना हुआ रहता है। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और आप परमिशन मांगता है, बोलता है कि
सरकार मुझे भी व्यापार करना है आपके देश में, तो मुझे भी फैक्ट्री उक्ट्री खोलने का अनुमति दे दीजिए। आप देखिए कि एक समय अभी है कि मुगल सम्राट, जो मुगल सम्राट है, मेरा राजा है, हम लोग का देश का जो राजा था, उसके सामने ये लोग भीख भीख मांग रहे हैं कि हमको व्यापार करने का अभी दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। लेकिन देखिए 200 साल के बाद क्या सिचुएशन होगा, धीरे धीरे 100 साल जैसे जैसे समय बीतेगा कि हम लोग का मुगल सम्राट को ही इससे परमिशन मांगना पड़ेगा, अंग्रेज से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, फिर उलट जाएगा, पूरा गेम उलट जाएगा दोस्त। तो यही देखिए कि 1608 का समय है कि अंग्रेज समझिए कि परमिशन मांग रहा है, एक टाइप से समझिए कि जाके रिक्वेस्ट कर रहा है जहांगीर से कि हमको अपने देश में फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दीजिए। लेकिन आपको पता है कि इस समय यहाँ पुर्तगाल भी भारत में आके व्यापार कर रहा था। जब पुर्तगाल भारत में व्यापार कर रहा था तो वो कभी चाहेगा कि कोई मेरा एक और देश, एक छोटा सा रोटी है उसमें हम लोग पहले से उसमें खा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति दूसरा आ रहा है और उस रोटी में अपना हिस्सा बांटना चाह रहा है, तो वो नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। तो पुर्तगाल हमेशा जो मुगल सम्राट था जहांगीर था उसको भड़काते रहता था, बोलता था कि देखो भाई ये जो अंग्रेज है वो मेरा भी दुश्मन है और बहुत खराब लोग हैं ये लोग, हम इसके बारे में जानते हैं, ये हमारे यूरोप के ही हैं, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, आपको परेशान कर देगा भविष्य में। पुर्तगाल कान भरता था किसको, जहांगीर को, कि इसी वजह से भी, किसी भी वजह से अंग्रेज को यहाँ फैक्ट्री नहीं खोलने दिया जाए। तो परेशान होता है अंग्रेज भी, सोचता है कि पुर्तगाल को क्या परेशानी हो रहा है भाई। तो लगभग इसका समय बीतते जाता है, इसको फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिलता है उस समय। तो उसके बाद 1611 ईस्वी में इसको कुछ नहीं पता चलता है, सोचता है कुछ नहीं मिल रहा है अभी, तो कुछ पहले करते हैं। तो ये पहला फैक्ट्री एक मसूलीपट्टनम जो दक्षिण भारत में खोल लेता है अस्थायी रूप से। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जगह है, वहां पे पहला फैक्ट्री अपना खोल लेता है जो अस्थायी रूप से है। अगर सवाल में पूछे कि दक्षिण भारत में अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कौन था, तो मसूलीपट्टनम में खोला था। लेकिन दिक्कत ये भी, अंग्रेज को चाहिए उत्तर भारत में फैक्ट्री खोलना था, सूरत में फैक्ट्री खोलने का वो परमिशन मांग रहा था। और उसके बाद में इसको तो कुछ ना कुछ करना था पुर्तगाल से, उनकी पुर्तगाल को किसी तरह से बोल हटाए यहाँ से, जो जहांगीर का कान भर रहा है उससे। तो पुर्तगाल से युद्ध लड़ लेता है 1612 ईस्वी में। आपको पुर्तगाल में हम बताए थे कि स्वाली का युद्ध हुआ था। तो स्वाली का युद्ध इसीलिए हुआ था कि पुर्तगाल जो है कान भर रहा था जहांगीर को, इसको फैक्ट्री नहीं खोलने दे रहा था सूरत में। तो सूरत में जब फैक्ट्री नहीं खोलने दे रहा था 1612 ईस्वी में, इसी बीच में स्वाली का युद्ध हो गया था। आप पढ़े थे पिछले क्लास में, स्वाली का युद्ध में थॉमस बेस्ट नाम का एक व्यक्ति रहता है अंग्रेज के तरफ से, जो पुर्तगाल को बुरी तरीके से हरा देता है। और स्वाली कहाँ है, सूरत में ही जगह था। तो जब पुर्तगाल को बताइए, समझ जाइए आपने कि हरा दिया, तब यहाँ तो पुर्तगाल का रास्ता क्लियर हो गया है। अब मुगल सम्राट को भी लगता है कि चलो पुर्तगाल को हरा दिया है, इसका भी सेना उना मजबूत है, तो अच्छा है, काम आएगा भविष्य में। तो उस समय 1613 ईस्वी में जहांगीर फरमान जारी कर देता है सूरत में, बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा सूरत और पश्चिमी समुद्री तट का जो इलाका है उधर तुम फैक्ट्री खोलने के तुमको हम अनुमति दे दिए, तुम फैक्ट्री खोल लेना। कहा कि आपको पता है 1612 में पुर्तगाल का काम साफ हो चुका है। तो 1613 ईस्वी में जब फैक्ट्री खोलने के इसको अनुमति मिल जाता है, तो 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री दोस्त सूरत में खुलता है अंग्रेज का, जो अस्थायी रूप से फैक्ट्री है। यहाँ मसूलीपट्टनम में तो वो बेचारा के अपना समझिए कि यहाँ नहीं खुल रहा था तो मजबूरी में खोलना पड़ा था, तो ये अस्थायी फैक्ट्री था, अस्थायी था। लेकिन जब पहली फैक्ट्री सूरत में खोल लेता है, जो परमानेंट रहता है, अस्थायी रूप से खोल लेता है, जो गुजरात में है। अब सूरत में जब फैक्ट्री खोल लेता है, अब ये व्यापार करना शुरू करेगा, फैक्ट्री खोल लेगा, तो इसको लगता है कि जहांगीर जो फरमान हमको जारी किया है ना, सूरत और पश्चिमी समुद्र तट पर ही फैक्ट्री खोलने की अनुमति देता है। तो इसको लगता है कि अब कुछ और भी हमको चाहिए। जब आपको भी पता है व्यक्ति का ही नीति है, नेचर है, प्रकृति है व्यक्ति का, कुछ और मिलता है तो उसको और आशा करता है कि कुछ और मिले हमको, और लालच बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो वही लालच इसका बढ़ रहा था। तो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो नाम का व्यक्ति एक और आता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में आता है तो बोलता है, सरकार आप तो सूरत और पश्चिमी समुद्र तट पर हमको फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दिए हैं, लेकिन हमको कुछ और, अपना आपका बहुत बड़ा इलाका है, आप बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करते हैं, तो कुछ और जगह पर हमको फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दीजिए। तो वही जो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आता है, तो उसी समय एक फरमान जारी किया जाता है जहांगीर के द्वारा। और वो फरमान के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुगल शासित जो क्षेत्र है ना, जितना भी जगह पर मुगल शासन कर रहा था, वो सब जगह इसको फैक्ट्री खोलने का अनुमति मिल जाता है 1615 ईस्वी में। देखिए उस समय जब जहांगीर हम लोग के राजा थे, इस समझ नहीं रहे थे मुगल के कि ये के कुछ हमको परेशान करेगा। इसको भी लग रहा था कि व्यापार से फायदा होगा तो हमको भी कुछ न कुछ राजस्व मिलेगा, तो राजा को भी राजस्व मिलता था, तो वो भी फायदा चाहते थे। तो इसीलिए फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी दे दिए कि पूरा जहांगीर, जहां जहां मुगल का शासन है वहां वहां फैक्ट्री खोल सकते हैं।
और व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से 1615 ईस्वी में इसको मिल गया अधिकार। और उसी समय दक्षिण भारत के दक्षिण भारत में दक्कन पठार वाला इलाका है, उस साइड में 1632 ईस्वी में एक छोटा सा राजा रहता है, गोलकुंडा का राज रहता है, उसका राजा कुतुब शाही रहता है, उससे भी एक सुनहरा फरमान ले लेता है और वहां भी व्यापार करने का अनुमति ले लेता है। तो धीरे धीरे देखिए कि मुगल के साम्राज्य से बाहर निकल के जो छोटा छोटा राज है वहां भी व्यापार अपना बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसके बाद में देखिए कि 1639 ईस्वी में एक व्यक्ति है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे भी भारत में आता है, ये भी अंग्रेज है। और ये अंग्रेज जब भारत में आता है तो ये वहां बांडीवास, जो हम युद्ध पढ़ेंगे फ्रांस का, तो बांडीवास जगह का नाम है दोस्त। वहां का एक लोकल राजा रहता है, उसका नाम रहता है दमराला बेन कादरी नायक। दमराला बेन कादरी नायक जो है बांडीवास के राजा रहता है। एक गांव रहता है मद्रास पट्टनम, और वो मद्रास पट्टनम फ्रांसिस डे उससे खरीद लेता है कुछ पैसा देके इस राजा को, और ये गांव खरीद लेता है फ्रांसिस डे, जो आगे भविष्य में चलकर देखिएगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में बनेगा, यही मद्रास। तो 1639 ईस्वी में दोस्त मद्रास भी आ जाता है अंग्रेज के अंदर। और 1651 ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल में, जो मुगल के अंदर ही बंगाल था, वहां का एक राजा था सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन उस समय वाला नहीं समझिएगा, वो बाद में पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के आसपास जो सुजाउद्दीन है। तो एक बंगाल का नवाब रहता है सुजाउद्दीन, उससे व्यापार करने का अधिकार ले लेता है बंगाल में अंग्रेज, और उसको देता है टैक्स। बोलता है कि साहब आपको मैं टैक्स दूंगा और आप बंगाल में भी हमको व्यापार करने दीजिए। व्यापार का है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रहा था, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था अंग्रेज को, तो हर जगह वो व्यापार करना चाह रहा था। तो सुजाउद्दीन भी खुश हो जाता है कि कहीं से हमको पैसा आएगा, राजस्व मिलेगा, व्यापार करने का अधिकार दे देता है। अब ये सब कहां समझ रहे थे इसका चाल की, बाद में हम ही प्रशासन करेगा ये। लेकिन फिर एक और घटना देखिए, 1661 ईस्वी में बॉम्बे जो है दहेज के रूप में, बताइए ये लोग आएंगे और हम लोग को सब बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम लोग के यहाँ कुरीति है, तुम्हारा समाज में कुरीति है। और बताइए ये लोग खुद दहेज प्रथा से ग्रस्त लोग थे। हम लोग में ही केवल दहेज प्रथा नहीं, ये लोग में भी दहेज प्रथा था। तो ये लोग अपने अनुसार नीति बताते थे, माने कि इसको जो फायदा लगेगा वो कर लेगा, दहेज प्रथा भी कर लेगा, इसको फायदा लगेगा तो ये मानव को हत्या भी कर देगा। लेकिन हम लोग को बोलेगा क्या कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम्हारा समाज बहुत निकृष्ट है, तुम लोग शासन नहीं कर सकते हो अपने आप पर। तो ये सब देखिए, ये सब दोहरा जब विचारधारा इसका है आएगा, तो 1661 ईस्वी में बॉम्बे दहेज के रूप में मिल जाता है पुर्तगाल से। आपको पता है कि 1612 ईस्वी में पुर्तगाल को हरा चुका है सवाली के युद्ध में, तो बेचारा वो छोटा मोटा इलाका में वो रह रहा है, तो सोच रहा है कि चलो अब तो मेरा इतना शक्ति रहा नहीं कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं, तब अंग्रेज से दोस्ताना ही संबंध बना लेते हैं। तो पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी रहती है कैथरीन, वो शादी कर देता है इंग्लैंड के राजकुमार से। चार्ल्स द्वितीय जो है इंग्लैंड का राजकुमार, उससे शादी कर देता है। और बॉम्बे जो जगह था उस समय तक कंट्रोल में था पुर्तगाल के, 1661 ईस्वी तक। और ये बॉम्बे फिर दहेज स्वरूप दे दिया जाता है इंग्लैंड को राजा को दिया जाता है। और यही 1661 ईस्वी में जो दहेज में मिला था बॉम्बे, उस 1668 ईस्वी में, अब मान लीजिए कि सरकार वहां क्या करेगा बॉम्बे को लेके। सरकार को पता है कि मेरा एक प्राइवेट कंपनी भारत में व्यापार कर ही रहा है, तो उसको एक जगह और दे देते हैं जो हमको दहेज में मिला है, और फायदा कमाएगा बेचारा, कुछ पैसा भी हमको भी फायदा हो जाएगा। तो बॉम्बे जो है 1668 ईस्वी में दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है 10 पाउंड वार्षिक किराया पर। बताइए 10 पाउंड वार्षिक किराया, घर हम लोग का है, जगह हम लोग का है, बॉम्बे किसका है, इसका बाप का थोड़े है, हम ही लोग का है। और ये किराया पर लगा रहा है, दहेज में भी ले लिया और उसके बाद किराया पर भी लगा रहा है 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर, और दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, अपना जो प्राइवेट उसका कंपनी था उसको दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे भी मिल जाता है। बताइए यहाँ मद्रास भी 1639 ईस्वी में मिल गया, बॉम्बे 1668 ईस्वी में मिल गया। तो थोड़ा थोड़ा जगह इसको मिलते जाता है और यहाँ ये व्यापार करता है अपना। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो देखिएगा किला उला बनाना शुरू करेगा ये। और उसके बाद 1688 ईस्वी में यही बॉम्बे का एक गवर्नर रहता है, जहां जहां इसको राज्य मिलता है ना तो छोटा मोटा गवर्नर बनाता है। तो गवर्नर का पद है, तो एक सर जॉन चाइल्ड नाम का गवर्नर रहता है। तो इसका नाम है सर जॉन चाइल्ड, जैसा चाइल्ड नाम है ना, ये बचकाना हरकत भी कर देता है, चाइल्ड जैसा हरकत भी कर देता है। इसको लगता है कि हमको 1668 ईस्वी में बॉम्बे मिल गया है दहेज में, अब हम तो मुगल को भी चैलेंज कर देंगे, मुगल को इतना थोड़े ताकत है, हमको पास नेवी पावर है। तो ये क्या करता है कि मुगल का बंदरगाह पर घेरा डाल देता है। और जो हज यात्री थे मुगल के समय में, जो मुसलमान थे हज पर यात्रा करने जाते थे, आज भी समय में, आज के समय में हज यात्री हज का यात्रा करते हैं, मुसलमान लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है
हज यात्रा। तो उस समय भी हज यात्रा होता था, तो हज जो यात्री करने वाले थे उसको ही बंदी बना देता है सर जॉन चाइल्ड। कहा कि उसमें हज यात्रा करने वाले लोग जहाज से ही जाते थे, पानी वाले जहाज से, तो वो बंदरगाह था बॉम्बे में, उसी के थ्रू जाते थे। तो बॉम्बे में ही सर जॉन चाइल्ड है ना, हज यात्रियों को बंदी बना देता है और मुगल बंदरगाह पर घेरा डाल देता है। तो आपको पता है 1688 ईस्वी में औरंगजेब शासन कर रहा होता है, मुगल का सम्राट रहता है। और इस समय तक इतना हमारा मुगल साम्राज्य जो हम लोग का था वो इतना कमजोर नहीं था, इस समय तक मजबूत था। इसको औकात पता नहीं चला था अभी मुगल सम्राट को, इसको लगा कि हम औरंगजेब को हरा देंगे। लेकिन औरंगजेब अब परमिशन देता है, औरंगजेब को भी अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुनेगा। तो औरंगजेब इसको बोलता है कि इसको भगाओ, निष्कासित करने का इसको परमिशन दे देता है अपना सेना को कि इसको भगाओ मार के यहाँ से। तब अंग्रेज से बताइए हार जाता है सर जॉन चाइल्ड। ऑब्वियस सी बात है, इसमें मुगल बहुत मजबूत था अभी। अब उसके बाद अंग्रेज पराजित हो जाता है इसमें। तो अंग्रेज को आपको बताया थे कि इसका मेथड क्या है, युद्ध करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इसको मार पड़ने लगेगा ना, जब पिटाने लगेगा ये, तो संधि कर लेगा। बहुत तेज है लोग। अब ये संधि कर लिया, बोला कि अरे छोड़ो भाई साहब, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम बंदी उंदी नहीं बनाएंगे, आपका घेरा भी छोड़ देते हैं, आप जैसे शासन करना है करिए, हम यहाँ व्यापारी रूप में बन के रहेंगे। तो इस तरह से संधि कर लेता है। और हमारे सीधा साधे जो हम लोग के देश के जो मुगल सम्राट के राजा थे औरंगजेब मान भी जाता है, तो मान जाता है इसका संधि को। और 1690 ईस्वी में एक घटना होता है, उधर जो कासिम बाजार फैक्ट्री के एक प्रमुख रहता है जॉब चरनॉक नाम का व्यक्ति। अब सूतानाती जगह को चुनता है, मैंने अलग अलग जगह खोजते रहता है कि कहाँ हम अपना फैक्ट्री खोलेंगे, ये फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते रहता है। तो सूतानाती एक जगह है जो गांव था, सूतानाती गांव था दोस्त। तो कलकत्ता जिसको आज बोलते हैं, कलकत्ता 3 गांव से मिलकर बना हुआ है, सूतानाती, गोविंदपुरी, कलिकत्ता, 3 गो गांव था, उसी गांव से मिलकर आज कलकत्ता शहर बना हुआ है। तो उसी समय सूतानाती गांव था, इसको जॉब चरनॉक था, इसको व्यापारिक केंद्र के रूप में चुनता है 1690 ईस्वी में। बंगाल में ही जगह था। और उसके बाद 1691 ईस्वी में बताइए कि 1688 में लड़ा था औरंगजेब इससे, सर जॉन चाइल्ड से। और यहाँ क्या हृदय परिवर्तन होता है औरंगजेब को 1691 ईस्वी में कि ये शाही फरमान एक जारी कर देता है और बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बिना कर दिए बंगाल में तुम व्यापार कर सकता है। बताइए कि 1691 में औरंगजेब बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स दिए तुम व्यापार कर सकते हो। कहाँ? बंगाल में। अब टैक्स बिना दिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ औरंगजेब को मिला होगा कंपनी से, कंपनी औरंगजेब के कुछ पैसा दिया होगा। और औरंगजेब मुगल का पूरा सम्राट है, वो कुछ भी परमिशन दे सकता है। अब दे दिया यहाँ परमिशन कि तुम बिना कर दिए बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, पीछे पॉइंट एक बताए थे आपको 1651 ईस्वी में बंगाल के नवाब परमिशन दिया था व्यापार करने का, लेकिन किस वजह पर? कर देकर, टैक्स देकर, कि टैक्स देना तुम व्यापार करना। लेकिन यहाँ 1691 इसमें औरंगजेब बोलता है कि नहीं, बिना टैक्स दिए भी तुम व्यापार कर सकते हो। तो ये देखिए, यही कहानी है। यहाँ से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टकराना शुरू हो जाएगा। यही आगे चल के प्लासी का युद्ध बदलेगा दोस्त। तो इसका प्लासी का युद्ध एकाएक नहीं हो जाता है, इसका बैकग्राउंड बहुत पीछे गहराई से देखिएगा तो 1651 ईस्वी में पता चलेगा, 1691 ईस्वी में पता चलेगा। तो इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, तैयार हो रहा था इधर ही। कहे कि यहाँ और औरंगजेब का पास लेके चल जाता था कंपनी। अब बंगाल के नवाब को बोलता था कि देखो तुम्हारे बाप से हम परमिशन लेके आए, हम व्यापार करेंगे फ्री में, हम उसको टैक्स देके आए हैं, तुमको हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तब बंगाल के नवाब को भी बुरा लगता था, बोलता था कि भाई तुम तो गजबे आदमी है, हमको टैक्स नहीं देगा। तब बंगाल और के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर खटास होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद एक और पागल राजा आता है 1717 ईस्वी में। बताइए, फर्रुखसियार। ये तो और कौन दिमाग के आदमी था, इसको समझ में नहीं आता है। ये 1717 ईस्वी में आता है, कुछ अंग्रेज से पैसा लेता है। इसमें ब्रिटेन के दूत यहाँ आया था जॉन सरमन। हर समय दूत आ रहा है, परमिशन ले रहा है। अब यहाँ शाही फरमान जारी करता है फर्रुखसियार। अब ये शाही फरमान बहुत, मैंने समझिए कि अंग्रेज का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अंग्रेज का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है दोस्त अधिकार पत्र। इतना ज्यादा अधिकार मिल जाता है ना इस शाही फरमान से कि समझिए कि बंगाल के नवाब को फिर कुछ समझता नहीं है। फिर इस ऐसा इस शाही फरमान में प्रोविजन था। देखिए क्या क्या प्रावधान था इस शाही फरमान में। 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मैंने बंगाल में फ्री व्यापार करिए, 3000 रुपया हमको साल में दे दीजिए। और उसके बाद 10,000 रुपया दे दीजिए, सूरत में पूरा फ्री तरीके से व्यापार करिए। और एक ये बहुत बड़ा, समझिए इसको इतना दिमाग नहीं काम किया कि अंग्रेज को बोला कि तुम अपना सिक्का भी बना सकता है। और मुगल साम्राज्य में बताइए कि अंग्रेज को अधिकार दे रहा है सिक्का बनाने का, तो इसका मतलब इसको राज बनाने का अधिकार दे रहा है। सिक्का बना
लेगा भाई तो तुम्हारा ही सैनिक को ज्यादा पेमेंट देगा, सैनिक तुम्हारा रहेगा, सैनिक को पेमेंट देगा ही ज्यादा, अब सिक्का बनाने का तो अधिकार दे दिया है अंग्रेज को, और वही सिक्का पैसा इस्तेमाल करेगा तुम्हारे खिलाफ युद्ध करने में। तो इसको इतना दिमाग नहीं काम करता है फर्रुखसियर को उस समय, और इस सिक्का बनाने का भी अधिकार दे देता है। और बंगाल में दस्तक जो पास था वो भी दे देता है, दस्तक पास करने का अधिकार कंपनी को। और दस्तक क्या था कि दस्तक आपको हम बता देते हैं, दस्तक ऐसा चीज था, दस्तक एक पास था दोस्त, दस्तक था पास कि मैंने जैसे में दस्तक था कि अगर कोई व्यापारी है, अगर 10 रुपया का दस्तक पास होता था और वो व्यापारी 10 रुपया नवाब को जाता था, बंगाल के नवाब को जाता था 10 रुपया, और 10 रुपया देके व्यापार कर सकता था। लेकिन जब अंग्रेज को दस्तक पास करने का अधिकार मिल गया ना, तो अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज के बाप के क्या जाता है, ये बोलता था कि देखो तुम व्यापारी है ना, बंगाल में व्यापार करना चाहता है, तुम 10 रुपया नहीं हमको 7 रुपया दे दो, हम तुमको पास दे देते हैं, क्या कि हमको अधिकार मिला हुआ है फर्रुखसियर से दस्तक पास करने का। अब ये 7-7 रुपया में दस्तक बेच रहा था वहां बंगाल के व्यापारी को, और उससे बंगाल के नवाब को घाटा हो रहा था दोस्त। बंगाल के नवाब के पास कौन जाएगा दस्तक लेने, वो 10 रुपया उसका किराया है, सब जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, 7 रुपया में मिल जाता था। ये सब कारण बनते जाएगा, और यही कारण जो एक समय में आके बंगाल में वो जो पलासी का युद्ध के रूप में बदलेगा और बक्सर का युद्ध के रूप में बदलेगा दोस्त। तो आगे पढ़ेंगे, और अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में, देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस भारत में आया, शासन किया। दोस्तों जिस तरह से हम लोग अंग्रेज के कंपनी को देखे, उसी तरह से फ्रांस को भी देखते हैं। अंग्रेज की कंपनी को देख लिया, अंग्रेज क्या क्या कर रहा है भारत में, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगा रहा है, किस किस से परमिशन ले रहा है, सब राजा से परमिशन लेने के चक्कर में है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करने के चक्कर में है। तो वहीं एक और देश रहता है यूरोप में ही, फ्रांस। तो वो फ्रांस का राजा रहता है लुई 14वां। तो ये लुई 14वां जो राजा रहता है, ये बहुत मैंने इसको इस सब में इंटरेस्ट नहीं रहता है अभी। तो उसका एक वित्त मंत्री रहता है कॉलवर्ट। तो कॉलवर्ट जो वित्त मंत्री रहता है, वो अपना राजा को बोलता है कि सर देखिए, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो भारत से व्यापार करने जा रहे हैं, और भारत से व्यापार कर करके यूरोप में सामान बेच के बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग की भी एक कंपनी बनाया जाए और हम लोग की भी भारत से व्यापार किया जाए। तो वो तो कॉलवर्ट का बात को लुई 14वां को पसंद आ जाता है। लुई 14वां बोलता है बहुत अच्छा बात बोला है तुम। तो वो एक और कंपनी बनाता है, और वो कंपनी 1664 ईस्वी में दोस्त फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनता है। और वो जब 1664 ईस्वी में कंपनी बना देता है, तो वो अपना एक व्यक्ति को भेजता है। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन नाम का व्यक्ति भारत पहुंचता है, और वो भारत आने के बाद देखिएगा ये हमेशा पीछे रहेगा, उसके अंग्रेज के पीछे पीछे रहेगा, ये अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। इसको लगेगा कि अंग्रेज वहाँ फैक्ट्री खोला है तो वहाँ फायदेमंद है, तो इसलिए हमको भी वहीं खोलना चाहिए। तो 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री दोस्त खोल देता है सूरत में, गुजरात में। आपको भी पता होगा कि अंग्रेज का भी पहला चॉइस सूरत ही था, भले दूसरा बार में वो खोल पाया था, 1613 में लेट से खोल पाया, लेकिन इसी तरह से 1668 में सूरत में फैक्ट्री खोल लेता है। 1669 में दूसरा फैक्ट्री फिर मसूलीपट्टनम में खोलता है जाके, वहाँ जहाँ उसका भी था, अंग्रेज का भी फैक्ट्री था। तो इस तरह से फैक्ट्री खोल लिया, व्यापार करना शुरू करता है, और धीरे धीरे ये भी वही तरीका अपनाता है, सोचता है कि कोई ना कोई राजा से कोई इलाका ले लेते हैं, पैसा देकर, छीन कर, चाहे कैसे भी पैसा देकर, सपोर्ट कर कर, बात मनवा कर। तो ये चंद्रनगर एक जगह है, 1673 ईस्वी में कलकत्ता के नज़दीक एक जगह है चंद्रनगर, वहाँ व्यापारिक केंद्र बनाना चाहता है, और वो एक चंद्रनगर जगह को स्थापित करता है व्यापारिक केंद्र के रूप में। और उसके बाद एक साल के बाद 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन नाम का व्यक्ति भारत आता है, वो फ्रांस का ही था। और फ्रांसिस मार्टिन जो व्यक्ति है भारत आता है, तो ये पौंडीचेरी जो है बीजापुर के सुल्तान से ले लेता है, कुछ पैसा देकर बीजापुर के सुल्तान को मना लेता है और बोलता है कि पौंडीचेरी हमको दे दीजिए। और पौंडीचेरी जो उस समय से फ्रांस का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी जब स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, आप देखिएगा यही 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी कब्जा किया था, कब्जा नहीं किया था, सुल्तान से लिया था, और उसके बाद 1954 में आज़ाद देगा पौंडीचेरी को। आपको पता होगा देश हम लोग का 1947 में आज़ाद होगा, और 1954 में पौंडीचेरी छोड़ के फ्रांस जाएगा। और 1720 ईस्वी में, उसके बाद जब ये समय इसका था कि व्यापार करता था, इसमें व्यापार करता था, ज़्यादा सोचता था यहाँ फैक्ट्री खोलो, सब जगह फैक्ट्री खोलो भारत में जगह जगह, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो, कपड़ा का व्यापार करो, मसाला का व्यापार करो, अफीम का, सोरा का, ये सब चीज़ का व्यापार करना चाहता था। और इसी तरह से 1720 ईस्वी में और जगह उसको चाहिए था, तो माहे मिल जाता है इसको, जो केरल में है। और 1731 ईस्वी में यनम मिल जाता है, जो आंध्र प्रदेश में है। 1738 ईस्वी में दोस्त क्रैकल मिल जाता है इसको। और आपको पता होगा कि आज के समय में पौंडीचेरी जो हम लोग जानते हैं, वो पौंडीचेरी किसी अगर एक राज्य में नहीं है, पौंडीचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है दोस्त।
आप देखिए मैप देखिएगा तो यहाँ जो आंध्र प्रदेश में एक जिला है यनम, और आंध्र प्रदेश में एक जिला है यनम, उसके बाद में यहाँ करैकल नाम का जिला है, तमिलनाडु में करैकल जिला है, और उसके बाद में यहीं पे पौंडीचेरी भी जिला है एक तमिलनाडु में, और माहे जिला है जो केरल में है। तो माहे जिला है जो केरल में है दोस्त। तो इस तरह से 3 राज्य में जिला फैला हुआ है, वो सब मिला के आज हम लोग पौंडीचेरी जो है हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो उसके बाद 1742 में एक गवर्नर आता है फ्रांस का, लॉर्ड डुप्ले गवर्नर रहता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी गवर्नर रहता है, इसका सोच विचार थोड़ा सा अलग रहता है। जब एक गवर्नर पौंडीचेरी का गवर्नर बन के भारत में आता है तो इसका जो पहले से उद्देश्य था, इस समय से जो देखिए 1668 में जब फैक्ट्री लगाया है उसमें से लगभग 1740 ईस्वी तक इसका उद्देश्य था केवल और केवल व्यापार करना। लेकिन डुप्ले सोचता है कि क्यों न ये अंग्रेज जो नीति अपनाया है कि सब जगह देखो अब राजा से भी लड़ झगड़ के भी जगह छीनने लगा है और इंटरफेयर कर रहा है, यहाँ के राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है अंग्रेज, तो हमको भी इसका राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए, हमको भी अब साम्राज्यवाद की ओर ये दिमाग अपनाता है। तो ये उद्देश्य जो है लॉर्ड डुप्ले अपना उद्देश्य व्यापार से साम्राज्यवाद की ओर ले जाता है। आप सोचिए कि जब लॉर्ड डुप्ले व्यापार से साम्राज्यवाद की ओर उद्देश्य ले जाएगा तो अंग्रेज को हमेशा बुरा, अच्छा ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा, क्योंकि अंग्रेज भी यही सोच रहा है कि हमको साम्राज्यवाद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका कब्जा करना है, उस पर शासन भी करना है, व्यापार भी करना है। लेकिन अब लॉर्ड डुप्ले फ्रांस सोचता है कि हम भी शासन करेंगे, हम तुमसे पीछे थोड़े हैं। तो ये जो शासन करने की कोशिश करता है ना लॉर्ड डुप्ले, जो अलग तरीका अपनाता है, इसी कारण से अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध हो जाता है। उसी को हम लोग कर्नाटिक युद्ध के रूप में जानते हैं। तो 3 कर्नाटिक युद्ध होता है दोस्त, फ्रांस और अंग्रेज के बीच 3 कर्नाटिक युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटिक युद्ध 1746 से 48 के बीच होता है, दूसरा कर्नाटिक युद्ध 1749 से 54 के बीच होता है, तीसरा कर्नाटिक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच होता है। तो हम लोग कर्नाटिक युद्ध के एक एक करके पढ़ेंगे, क्या कि एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध का कारण क्या था, कौन संधि के द्वारा खत्म किया गया था, किस वर्ष हुआ था, और उसके बाद दूसरा कर्नाटिक युद्ध क्या था। तो ये सब देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटिक युद्ध देखिए कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में 2 वर्ष चलता है युद्ध। इसका कारण क्या रहता है? कारण रहता है इसका भारत में कोई कारण नहीं रहता है, इसका कारण यूरोप में रहता है। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है यूरोप में, और वहां पे पहले राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। तो वहां पे अब आंदोलन करके एक महिला शासक बनने की कोशिश करती है, और वो महिला का सपोर्ट कर देता है, अंग्रेज सपोर्ट करता है, जो ब्रिटिश इंग्लैंड है जो सपोर्ट करता है महिला के तरफ से, लेकिन फ्रांस है जो महिला के विरोध में सपोर्ट करता है। तो इस वजह से ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार के लिए जो वहां युद्ध हो रहा था, तो एक साइड रहता है अंग्रेज और एक साइड रहता है फ्रांस। तो वो जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध के कारण ही अब वो लोग वहां जब लड़ाई करते थे ना, तो ये लोग जहां जहां भी रहेंगे ना वहां लड़ाई कर लेते थे। तो ये लोग भारत में भी टकरा जाते थे। सोचे कि देखो फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ाई हो रहा है, यूरोप में भी और इंडिया में भी लड़ लेता था ये लोग। तो वो प्लस में उसका बाद उसके पीछे का एक कारण आप जान ही रहे थे कि लॉर्ड डुप्ले का उद्देश्य बदल चुका था, व्यापार से साम्राज्यवाद का नीति अपना रहा था। तो कोई ना कोई मौका चाहिए था युद्ध करने के लिए, तो यही मौका रहता है डुप्ले को। तो डुप्ले को मौका मिल जाता है, सोचता है कि चलो तुम लोग वहां उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा है, तो हम भारत में कुछ ना कुछ करते हैं। तो 1746 ईस्वी में डुप्ले जो है मद्रास पर कब्जा कर लेता है। आपको पता है कि मद्रास जो जगह था 1639 ईस्वी में अंग्रेज के कब्जा में आया था, उस समय से अंग्रेज के कब्जा में था। अब 1746 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांस कब्जा कर लेता है मद्रास पर। तो ब्रिटिश भी चुपचाप नहीं बैठेगा, अंग्रेज भी नहीं। अंग्रेज भी सोचता है कि हम तुम्हारा पौंडीचेरी छीन लेंगे, तो वो पौंडीचेरी पर कब्जा करने की कोशिश करता है दोस्त। लेकिन पौंडीचेरी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है ना डुप्ले कि उसको पीछे हटना पड़ जाता है पौंडीचेरी से। ब्रिटिश सफल नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसको थोड़ा बहुत मार खाना पड़ता है, पीछे हट जाता है पौंडीचेरी से। तो ये सोचता है कि देखिए उस समय देखिए कि बहुत सारा देश में उपनिवेश चल रहा था। तो उत्तरी अमेरिका जो था, उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है, इलाका है, तो यहाँ भी उपनिवेश चल रहा था ये सब का। तो यहाँ भी फ्रांस थे, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज को लगा कि चलो ठीक है, भारत में हम तुम्हारा जगह तो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा एक प्रांत है क्यूबिक जो कनाडा में है, तो क्यूबिक जो कनाडा में तुम्हारा प्रांत है उसको हम कब्जा कर लेते हैं। तो वहां थोड़ा सा मजबूत पड़ गया अंग्रेज और क्यूबिक को कब्जा कर लेता है। और उसके बाद में दोनों के बीच आगे चल के संधि हो जाता है, और एला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद क्यूबिक से फिर ब्रिटेन हट जाता है और मद्रास से पीछे फिर डुप्ले हट जाता है। तो आपको पता, उसके बाद
फिर कुछ दिन तक शांत रहता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य आप जान ही रहे थे कि डुप्ले इधर बहुत तगड़ा गवर्नर जनरल आया हुआ था फ्रांस की तरफ से, इसको भी साम्राज्यवाद करना था और अंग्रेज को भी साम्राज्यवाद करना था। तो ये दोनों इंटरफेयर करते हैं, भारत के राज्य में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण ही भारत में बना था। दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण था कि हैदराबाद और जो कर्नाटक का जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था ना दोस्त, तो वो कारण बन गया। तो हैदराबाद में क्या हुआ था सिचुएशन कि हैदराबाद में उस समय राजा था निजामुल मुल्क आसफ जहां। तो निजामुल मुल्क जो आसफ जहां था वो उसका मृत्यु हो जाता है। तो जब मृत्यु हो जाता है तो उसका बेटा और एक पोता रहता है। बेटा का नाम नासिर जंग था, पोता का नाम मुजफ्फर जंग था। तो बेटा और पोता के बीच में उत्तराधिकार माने राजा बनने के लिए लड़ाई हो जाता है। अब राजा बनने के लिए लड़ाई हो जाता है तो ये लोग को अच्छा मौका मिल जाता है। ये लोग सोचता है कि हम एक साइड सपोर्ट करेंगे और वो एक साइड में अंग्रेज सपोर्ट करने लगता है एक आदमी को, और एक व्यक्ति को फ्रांस सपोर्ट करने लगता है। तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करना शुरू कर देता है फ्रांस, बोलता है कि चलो ठीक है तुमको हम राजा बना देते हैं। और अब देखिए कि फ्रांस अपना सैनिक रूप से भी सहायता करता है। इसी समय आगे जाके पढ़ेंगे सहायक संधि ब्लेजली जब फाइनल रूप देगा तो आप ये ध्यान रखिए कि डुप्ले यहाँ शुरू कर चुका है सपोर्ट करना, सैनिक रूप से भी सपोर्ट करता था। मुजफ्फर जंग को सैनिक रूप से भी सपोर्ट करता था इनडायरेक्ट रूप से, तो डुप्ले ही शुरू किया था। सहायक संधि अगर बोला जाए कि अगर कोई यूरोपियन था जो पहला बार सबसे पहले कोई अपना सेना किराया पर देना शुरू किया था तो वो डुप्ले ही था। तो वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करके मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का राजा बना देता है। जब हैदराबाद का राजा बन जाता है तो मुजफ्फर जंग खुश होकर के मसूलीपट्टनम जो है ना फ्रांस को दे देता है खुश होकर के। तो मसूलीपट्टनम खुश होकर दे दिया। उसके बाद में डुप्लो के बहुत सारा पैसा भी देता है, बहुत सारा जागीर देता है। जागीर का मतलब होता है खेत जिससे आप टैक्स वसूल सकते हैं आराम से। तो उसके बाद फ्रांस सोचता है कि चलो ठीक है हम तो तुमको राजा बना दिए हैं, लेकिन तुम्हारा राजनीति में हमको इंटरफेयर तो करना है ना। उसको तो दिमाग में रहता है। अब वो बूसी नाम का एक व्यक्ति था, उसको रेसिडेंट नियुक्त कर देता है हैदराबाद में। बोलता है कि तुम राजा बनत रहना और मेरा एक बूसी नाम का रेसिडेंट रहेगा, वो तुम्हारे यहाँ रहेगा, देखेगा अगर कोई दिक्कत होगा तो संभालेगा। तो कुछ दिन के बाद मुजफ्फर जंग को मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बूसी जो है तुरंत सलावतगंज एक नाम का व्यक्ति रहता है, उसको फिर राजा बना देता है। तो एक कहानी था। और एक साइड में था नासिर जंग, इसको सपोर्ट करता है अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज सफल यहाँ नहीं होता, यहाँ फ्रांस सफल हो जाता है इसको मुजफ्फर जंग को राजा बनाने में। उसी तरह से कर्नाटक राज था, एक कर्नाटक राज था। तो कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन को जो अंबूर का युद्ध हुआ था वही दूसरा कर्नाटक युद्ध में। तो अंबूर का युद्ध में जो था वहां चंदा साहब नाम का एक व्यक्ति था कर्नाटक में, और वो चाह रहा था राजा बनना अनवरुद्दीन को हटा के। तो चंदा साहब को बोलता है फ्रांस कि हम तुमको राजा बना देंगे, लेकिन हमको उसके बदले क्या मिलेगा। तो चंदा साहब बोलता है कि साहब आप हमको राजा बना दीजिए, आपको हम 80 गांव दे देंगे। तो अब ये राजा बना देता है फ्रांस। उस समय देखिए डुप्ले आया है, उसके पास शक्ति है, एनर्जी है, यंग गवर्नर बन के आया है, पावर है। अब उसके बाद चंदा साहब को राजा बना देता है। अनवरुद्दीन मारा जाता है युद्ध में दोस्त, अंबूर का युद्ध होता है और चंदा साहब को राजा बना दिया जाता है। अनवरुद्दीन का एक बेटा रहता है मोहम्मद अली, वो सोचता है कि अब इसके चक्कर में हमको पड़ना नहीं है, इसके साइड में फ्रांस आ गया है, इतना मजबूत राजा मैंने सपोर्ट आ गया है फ्रांस का, यूरोपियन का। और तो उसका बेटा मोहम्मद अली भाग के तिरुचुरापल्ली नाम में जगह है वहां पे भाग जाता है और भाग के रहता है। बाद में फिर अंग्रेज भी इसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरह से दूसरा कर्नाटक युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच होता है। तो इसका बाद में फिर संधि हो जाता है। सोचता है कि ये बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, अंग्रेज को भी लगता है कि यहाँ पे हमको सफलता नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है संधि ही कर लो। तो संधि कर लेता है, पौंडीचेरी का संधि होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होता है पौंडीचेरी के संधि के द्वारा 1755 ईस्वी में। और ये संधि का परिणाम क्या होता है आपको पता हो गया होगा कि इतना युद्ध पढ़ने के बाद कि अंग्रेज को सबसे ज्यादा परेशानी किससे था, डुप्ले से था। तो वो सबसे पहला शर्त यही रखता है संधि में कि भाई तुम पहले अपना जो डुप्ले गवर्नर है ना इसको वापस बुलाओ, इसको यहाँ नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा दिमाग वाला आदमी है, इसको तुम वापस बुलाओ। तो फ्रांस का राजा भी सोचता है कि चलो ठीक है, अरे चलो ठीक, बहुत युद्ध लड़ लिया तुम वापस आ जाओ। और डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। अब बोला जाता है कि अगर डुप्ले और थोड़ा दिन फ्रांस का गवर्नर भारत में बन के रहता तो हो सकता है कि भारत का इतिहास थोड़ा सा अलग होता। तो डुप्ले को तो भारत से बाहर बुला लिया जाता है। उसके बाद गोडेहू नाम का व्यक्ति को पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया जाता है, फ्रांस का गवर्नर। तो दोस्त इस तरह से हम लोग आज पढ़े, अंग्रेज के बारे में कुछ पढ़े, फ्रांस के बारे में कुछ पढ़े, फ्रांस को किस तरह से फ्रांस और अंग्रेज भारत में टकरा रहा था, युद्ध हो रहा था और दोनों लड़ रहे थे। और इस तरह से एक युद्ध बच गया है दोस्त, तीसरा कर्नाटक युद्ध। आगे के लेक्चर में हम लोग तीसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे और उसके बाद में फ्रांस का क्यों पतन होता है और बाकी सभी यूरोपियन कंपनी क्यों हार गए और अंग्रेज ही अंततः क्यों सफल होता है, उसका कारण हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।
ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपको इतना कोशिश करूंगा, इतना अच्छा कंटेंट रखूंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन देखिएगा, यही से आएगा। थैंक यू दोस्त।